Hello friends, welcome to my channel Special Talks. KVS NBS 2025 स्पेशल एजुकेटर के सिलेक्शन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के तैयारी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो पे। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको टीजीटी की कट ऑफ का बारे में बताया था, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की कट ऑफ, और साथ ही में मैंने बताया था रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो मेरे वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट थे कि तुम बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तुम तो केवी का हिस्सा हो फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो, रिज़ल्ट तो इसी मंथ आएगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं, वैसे तो एक दो के लिए इसमें वीडियो बनाती नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक दो कमेंट की वजह से मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि केवी का पार्ट होने की वजह से ही मैं ये बात बता रही हूँ कि रिज़ल्ट मई में नहीं आएगा। इस मंथ रिजल्ट नहीं आएगा। 13 से लेके 17 तक आंसर की आई और चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जा रहे थे 17 मई तक, और आप सोच रहे हैं कि 20 और 25 तक रिजल्ट भी आ जाएगा। पिछली बार टीयर 1 में तो ऐसा नहीं हुआ था, जबकि तब तो एक ही एग्ज़ाम था। टीयर 1 हमारा जनवरी के स्टार्टिंग में हो गया था, 10 जनवरी को। उसके बाद फरवरी में हमारा आंसर की आई थी, फरवरी एंड मार्च के स्टार्टिंग तक रिज़ल्ट आया था, और मार्च के ही एंड में हमसे टीयर 2 करवा लिया गया था। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के भी आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन माना कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम लिया है और सीबीएसई मुझे जल्दबाजी में लग रहा है, लेकिन कुछ लोग तो सीबीएसई से भी जल्दबाजी में हैं। मतलब सीबीएसई तो क्या जल्दी चलेगा, कुछ लोग सीबीएसई से भी बहुत जल्दी चल रहे हैं कि उन्होंने मई में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और डेट भी बता दी। मतलब मुझे लग रहा है आप लोग तो ना सीबीएसई में बहुत अंदर तक, बहुत हाई लेवल पे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने डेट तक बता दी कि 25 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। और आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोग तो चाह ही रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि कुछ लोगों को ना जब रिजल्ट आ जाएगा तभी इंटरव्यू के लिए मोटिवेशन आएगा तैयारी करने का। तो चलो, मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। जैसे ऐसा होने वाला नहीं है, जून तो लेगा। और उसके पीछे रीज़न ये है, इस बार 2 एग्ज़ाम हुए थे, पहले ऑब्जेक्टिव लिया फिर डिस्क्रिप्टिव भी लिया। अब तक ओएमआर की चेकिंग चल रही थी। ओएमआर की चेकिंग हो चुकी है क्योंकि आंसर की आ गई है और आंसर की से चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ओएमआर का चेकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव की चल रही है। डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग हो जाने के बाद दोनों ही शीट्स की कंपाइलिंग होगी, रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। और क्योंकि अगला फेज जो है वो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू के पैनल तैयार करना, उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। सारे काम जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि टीयर 2 के बाद फिर इंटरव्यू फेज भी स्टार्ट होना है। तो आप ये बात को ध्यान में रखिए कि रिजल्ट आने में जून तो लगेगा, और जून का एंड भी जैसे मैंने बताया तो वो हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए आप इंटरव्यू की तैयारी प्लीज़ अपनी करिए। और उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि अपना नॉलेज को बिल्ड कीजिए। जो जो चीज़ें अब तक आपने नहीं पढ़ी है या नहीं जानी है उनकी जानकारी लेते रहिए। स्पेशल स्कूल्स के टच में होइए, स्पेशल बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ पे बात हम कर चुके हैं, कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि बार बार वही बातें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं सीधे सीधे बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस का क्या रहा जब मैं स्पेशल एजुकेटर सेलेक्ट हुई। सबको मालूम है कि एक ही वैकेंसी होती है हर जगह पे केवी में। जैसे हम परमानेंट एज अ परमानेंट टीचर भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्कूल में एक ही स्पेशल एजुकेटर होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी एक ही रखते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम केवी में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई तो मैं मतलब 40 से 50 लोग भी जाते थे, और कहीं कहीं पे तो उससे भी ज़्यादा। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरे सिटी में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं मेरे पास में, और थोड़ा सा दूर दूर वालों को भी काउंट करेंगे तो आप 7 हैं। तो मेरे पास जो सबसे नियर बाई पढ़ते थे वो 3 पढ़ते थे, और उन तीनों ही केवीज़ में मैंने अप्लाई किया और 3 में से 2 जगह मेरी रैंक 1 मैंने सिक्योर की।
और जैसा कि पता है रैंक 1 वाले को ही वो लोग प्रेफ़र करते हैं, और अगर किसी वजह से रैंक 1 बोल दे कि मुझे यहाँ जॉइन नहीं करना, मुझे वहाँ करना है, तो वो सेकंड रैंक की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। देन सेकंड वाला अगर मना कर दे तो थर्ड की तरफ, ऐसे करके होता है। तो बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले तो डर लग रहा था, उसके बाद और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचे थे मोस्टली सब हिंदी मीडियम से थे, और क्योंकि केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पे इंग्लिश ही प्रेफ़र करते हैं एज़ अ टीचर। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नो इंग्लिश, और दोनों ही लैंग्वेजेस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश पे। तो बहुत कम कैंडिडेट्स थे जो कि इंग्लिश मीडियम से थे, और ये थोड़ा-सा बहुत सारे लोगों के लिए डीमोटिवेटिंग पॉइंट हो सकता है कि यार ये तो गलत बात होगी। लेकिन आप लोग खुद समझिए ना, आप लोगों को अभी भी अपने लैंग्वेज स्किल्स पे तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए। इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ, आप समझ रहे हैं एटलीस्ट। आप इंग्लिश बोल नहीं रहे तो आप समझ तो रहे ही है। ऐसा आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए, है ना? हुआ कि जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में पहुंची, उन लोगों ने पैनल बनाया हुआ था, कम 6-7 प्रोफेशनल्स वहाँ बैठे हुए थे। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ से बुलाए गए थे, प्रोफेसर्स थे, कुछ स्कूल के ही सीनियर पीजीटीज़ थे, और प्रिंसिपल सर भी थे। एक जगह पे स्कूल के प्रिंसिपल सर भी थे। तो अंदर जाते ही सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। बहुत अच्छा होता है कि अगर आप अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। बहुत मिनिमम से मिनिमम मेन पॉइंट्स डालिए अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि फालतू नॉलेज ना तो वो सुनने बैठे हैं और ना उनके पास इतना टाइम है कि वो आपको 3-4 मिनट बोलने दें। 1 से डेढ़ से 2 मिनट के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कीजिए। उसके बाद थैंक यू बोल दीजिए। देन वहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है तो ओवर स्मार्ट बन के इंग्लिश में आंसर मत कीजिएगा। वहाँ पे आप बायलिंगुअल हो सकते हैं, लेकिन आप स्मार्ट बन के इंग्लिश में अगर आंसर कर रहे हो तो आप अच्छे से लपेटे जाओगे। तो प्लीज़ ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल के और हैवी पैनल हम फेस करने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसपे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था कि हम कौन सा एक्ट को फॉलो कर रहे हैं अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के। तो सबको पता है, इस फील्ड में होने के नाते ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सबको मालूम है कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, और कितना परसेंटेज लेते हैं, क्या इनका बेंचमार्क है डिसेबिलिटीज़ की, ये चीज़ें पूछी गई थी। और इसके अलावा पूछा गया था, कुछ एक्ट पूछे गए थे। और इसके अलावा क्योंकि 2023 की मैं बात कर रही हूँ जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे ये और कहीं एक जगह पे तो, क्योंकि मैंने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, तो एक जगह पे तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ही पूछ लिए थे फंसाने के लिए। लेकिन थैंक गॉड मुझे सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स याद थे। इसका मतलब सारा कंक्लूजन मेरा यही है कि आपको स्पेशल फील्ड से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको ना ऐसे कोई भी केस दे दिया जाएगा। आजकल ये बच्चों में स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो ऑटिज़म हो गया, और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी, ये सब चीज़ें, इन सब से रिलेटेड बच्चों के कैसे आप पढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें मुझसे पूछ गई थी, और मुझे लग रहा है यही चीज़ें वहाँ ही पूछी जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाएंगी। अब तक जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने लिखवा लिया है और ऑब्जेक्टिव बेसिस में पूछ लिया है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं कि क्या क्वेश्चन पूछा, फिर मेरा क्या आंसर रहा, फिर क्या क्वेश्चन पूछा, फिर क्या आंसर रहा, तो ये ऐसे करके मैं एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये लंबी वीडियो खींचना मुझे भी पसंद नहीं, क्योंकि आप लोग के लिए भी फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग एक और वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज़
मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बट हाँ यही चीज़ें पूछी जाती हैं, फील्ड से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, बच्चों से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी। आप समझ लीजिए कि आपके सामने बच्चे हैं और आपको अगर पढ़ाने के लिए भी बोला जाएगा तो आपको उनमें से ही कोई एक स्पेशल बच्चा बन जाएगा कि हम ये डिसेबिलिटी है मुझ में और आप मुझे कैसे ट्रीट करेंगे इन अ क्लासरूम। और आप जिस फील्ड से हैं, जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट से था, तो उन्होंने इस फील्ड से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। थैंक्स गॉड कि मुझे पता था सारी चीज़ें। उसमें मुझे टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पूछ लिए गए, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी पूछ लिए गए थे, और स्कूल में इनमें से कौन से डिसऑर्डर्स हमें देखे जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं बच्चों में, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ये सब चीज़ें भी उन्होंने पूछी थी। इसके अलावा ऑडिटरी से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो ये सब चीज़ें मतलब कुल मिला के आपका जो कैटेगराइजेशन है वो तो वो पूछेंगे ही, और ओवरऑल जो डिसेबिलिटीज़ पड़ी हैं वो पूछेंगे ही पूछेंगे। डिसेबिलिटी फील्ड से सिर्फ बच्चे से रिलेटेड ही नहीं, हमारे और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कर पूछेंगे, और हमारे जो स्पेशल फील्ड में जो फेमस लोग हुए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पे इस वीडियो ख़त्म करती हूँ। और साथ ही अगर आप लोग डिटेल्ड चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बनाइए, एक एक क्वेश्चन उनसे हमें बताइए कि क्या क्या पूछा गया था और आपका क्या आंसर रहा था, तो फिर मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि लोग वीडियो देखकर मुझे लगता है फिर लोग सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं सही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।